गुड इवनिंग बच्चों सॉलिड में आप अभी तक पढ़ चुके हैं कि कोई सॉलिड जो भी होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। हम लोगों ने पिछले सभी लेक्चर्स में ये बात सीख ली कि किसी भी क्रिस्टल में, डायमंड में या सिंपल क्यूबिक में या बॉडी सेंटर में दो एटम के बीच का डिस्टेंस कितना है। किसी एटम की हमें रेडियस पता है तो क्यूब की डेंसिटी क्या होगी, यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होगी। और अगर हमारे पास कोई भी क्रिस्टल है सिंपल क्यूबिक का या बॉडी सेंटर का, तो उस क्रिस्टल में नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या है, कितनी है, ये हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब बारी आती है कि सॉलिड की स्ट्रक्चर के बाद जो भी सॉलिड हमारे पास है उसके कैरेक्टर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। भाई कुछ सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, कॉपर की वायर, एल्युमिनियम की वायर इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। कुछ ऐसे सॉलिड होती हैं जिन्हें हम मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट अच्छे मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो ये डिसाइड करेगा कि आप सॉलिड को जो भी ले रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है या नहीं। आपने जो भी सॉलिड ले रखा है वो मैग्नेट की तरह काम करेगा या नहीं करेगा। तो अब हम यही बात पढ़ने जा रहे हैं कि जो भी आपके पास सॉलिड है उस सॉलिड के कैरेक्टर्स क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और वो प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड की जाती है। तो आप लोग कॉपी पे मेरे साथ हेडिंग डाल लीजिए। टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। ठीक है, जितने भी दुनिया भर के हम सॉलिड पढ़ते हैं उन सभी सॉलिड में हम तीन टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। सेकंड नंबर पे हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और फिर उसके बाद पढ़ा जाता है डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, डाई इलेक्ट्रिक। भाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में मेंशन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी एनसीईआरटी में मेंशन है, पर ये डाई इलेक्ट्रिक ये हमारा सीबीएसई 12th में नहीं पढ़ाया जाता, पर मैं आईआईटी नीट के पेपर के लिए इसको पढ़ाऊंगा, सीबीएसई के लिए नहीं बताऊंगा। पहले इससे शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में। इलेक्ट्रिकली हमारे पास जो भी सॉलिड होते हैं आप उन्हें तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो कंडक्टर हो गया, कंडक्टर के बाद फिर हम इलेक्ट्रिकली सॉलिड का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर के बाद हम तीसरा पढ़ते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इनकी डेफिनेशन क्या है, तो आप में से ज्यादातर बच्चे कहेंगे जिन सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाती है आप उन्हें कंडक्टर कहते हैं, जिनमें कंडक्शन हो जाता है, जिसमें करंट फ्लो हो जाए। आप इंसुलेटर उन्हें कहते हैं कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाते, जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया। हालांकि प्लास्टिक में भी एक डिस्कवरी की गई है कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंटली किसी कंडीशन में हल्का फुल्का चार्ज डेवलप हो गया था। खैर हम उस पर नहीं जाते अभी। इंसुलेटर आप उन्हें कहते हैं जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाते। और सेमी कंडक्टर को लेके कई बच्चे डेफिनेशन अच्छे से ना बता पाए। बच्चा कहेगा जो पार्शियली कंडक्टर होता है, कोई बच्चा कहेगा कि सेमी का मतलब आधा है, यानी वो आधा कंडक्टर है और आधा वो इंसुलेटर है। तो आप में से कोई भी बच्चा शायद अच्छे से वो परफेक्ट डेफिनेशन ना बोल पाए जो हम स्टैंडर्ड की सीबीएसई में पढ़ते हैं। तो मैं आपको स्टैंडर्ड की डेफिनेशन बताता हूं। कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या पढ़ी जाए उससे पहले मैं आपको एक पूरी प्रोसेस समझा रहा हूं। उस प्रोसेस को अच्छे से समझना, उसके बेस पर डिसाइड किया जाएगा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की डेफिनेशन। फिलहाल जो भी बोर्ड पे लिखा मैं इसको रब कर रहा हूं। आप लोगों को मैंने टॉपिक शुरू करवाया है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज।
अच्छे से समझना, कोई बात क्लियर ना हो तो आप मुझे फ़ोन करके भी या मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले वो टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद आप इन तीनों की डेफिनेशन एक अच्छी स्टैंडर्ड वाली समझ सकते हैं। चलिए, तो हेडिंग है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़, और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ में आप लोग लिखना शुरू करिए BAND, बैंड फॉर्मेशन। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में आप लोग हेडिंग लिख लीजिए कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड एनर्जी गैप, या फिर बैंड थ्योरी। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड बैंड थ्योरी, आप ये हेडिंग लिख लीजिए। अब सुनिए ध्यान से, बात की जा रही है सॉलिड की, तो ये आपके पास वो सॉलिड, कोई भी हमारे सॉलिड आप मान लीजिए। सॉलिड का क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि सॉलिड के पार्टिकल, सॉलिड के एटम एक दूसरे के साथ काफी टाइटली, क्लोजली पैक्ड होते हैं। भाई रूम टेम्परेचर पे जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है आप उसे सॉलिड कहते हैं, और सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल पास पास चिपके हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली और क्लोजली पैक्ड होते हैं। हाँ, एटम के बीच में ये जो खाली जगह होती है आप उसे वॉइड भी कहते हैं। यार एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अच्छे से सुनते जाइएगा। तो ये हमारे पास कोई भी सॉलिड है, आप करंट इसमें फ्लो कराना चाहते हैं, तो बच्चा क्या करता है, करंट फ्लो करवाने के लिए इसके अक्रॉस बैटरी लगाता है। किसी भी चीज में करंट फ्लो कराने के लिए आप कोई ना कोई बैटरी या कोई ना कोई डिवाइस लगाते हैं। बैटरी की एक प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरी प्लेट नेगेटिव टर्मिनल। देखो ये जितने भी एटम हैं सारे के सारे सिमिलर एटम है, दे मे बी डिफरेंट इन सम केस, पर मोस्टली अगर हम एक प्योर सॉलिड लेते हैं तो वो सारे सेम एटम होंगे। जैसे अगर ये मैं कॉपर वायर मान के चल रहा हूं तो ये एटम किस चीज के हैं, कॉपर के। इट मीन्स एटम हमारे सेम है, अगर ये कॉपर का एटम है तो ये भी कॉपर का एटम है। तो भैया ये आपके पास है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड ये जो सर्कुलर पाथ है आप इनको क्या बोल रहे हैं, शेल। अब जैसा ये एटम है इसके बिल्कुल साथ में मैंने ऐसा ही एक और एटम बना लिया, न्यूक्लियस, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3। कुछ एटम में एक ही शेल होती है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड में आती है उनमें 2 शेल मानी जाती है, जो पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड में आती है उनमें 3 शेल मानी जाती है। राइट, वो हम मान के चलते हैं। वैसे कहा जाता है कि एटम के अंदर शेल का नंबर इनफाइनाइट होता है। अगर मैं इसमें 3 शेल ड्रॉ कर रहा हूं तो इसके अंदर भी हम कितनी शेल ड्रॉ कर रहे हैं, 3। ऑलराइट, जो हमारी सबसे बाहर वाली शेल है, आखिरी वाली शेल, उसका नाम क्या होता है, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल से ही तो वर्ड आता है वैलेंसी, कि किसी की वैलेंसी कितनी है, किसी की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आखिरी वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन है आप उसे वैलेंस शेल कहते हैं। तो जो इसकी सबसे आखिरी वाली शेल है इसके अंदर एक ऑर्बिटल है 3s का, एक ऑर्बिटल है 3p का, एंड 3p के बाद फिर जो अगला ऑर्बिटल है वो है 3d का, 3s, 3p एंड 3d। यार s ऑर्बिटल को ऐसे स्फेरिकल बनाया जाता है, p ऑर्बिटल को हम ऐसे डंबल की शेप में बनाते हैं, और d ऑर्बिटल को ऐसे डबल डंबल की शेप में बनाया जाता है। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, आप जानते हैं। अब ऐसे ही इस वाले एटम में भी एक तो होगा d ऑर्बिटल, फिर होगा p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल के पीछे क्या होगा, s ऑर्बिटल। मतलब सेम वही सीक्वेंस जो इस वाले एटम का है, दोनों का सीक्वेंस सेम है।
ये थोड़ा सा मुझे कुछ बात समझानी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा वो कर रहा हूं। न्यूक्लियस, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2। डायग्राम पे मत जाना, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अभी S, P और D तीनों ऑर्बिटल के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है। ऑर्बिटल के बीच में ये जो गैप होता है, इस गैप को ही हम एनर्जी का डिफरेंस कहते हैं। भाई दो ऑर्बिटल के बीच में जितना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा, उनके बीच में गैप उतना ही ज्यादा होगा। दो ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस अगर कम होगा तो दोनों पास पास होंगे, उनके बीच में गैप कम होगा। जब तक इनके बीच में गैप है तब तक ऑर्बिटल की जो सिमेट्री है वो मेंटेन है। अभी इनके अंदर जो सिमेट्री होनी चाहिए वो परफेक्टली मेंटेन है। अब इसके अंदर यार एक चेंज आने वाला है। अगर ये सॉलिड है तो इसके अंदर एक चेंज आएगा। चेंज आने का भी मैं आपको तरीका देखो, चेंज क्यों आता है। यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। जरूरी नहीं है कि सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो। अगर 3s में इलेक्ट्रॉन है तो हो सकता है 3p खाली पड़ा हो सकता है 3d खाली पड़ा हो, पर कॉपर के केस में 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3p और 3s में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इवन कॉपर में आगे 4s नाम की सबशेल भी है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। खैर किस में कितने इलेक्ट्रॉन है उस पर ध्यान मत दीजिए, मेन पॉइंट पे आते हैं। ये एटम की वैलेंस शेल और ये भी एटम की वैलेंस शेल, और ये है सबशेल सबशेल सबशेल। 3d सबशेल, 3p सबशेल, 3s सबशेल, दोनों एटम बिल्कुल एक जैसे हैं। जब ये एटम एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास आ गए, क्योंकि सॉलिड का कैरेक्टर था कि सॉलिड में एटम बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। जब ये एटम इस एटम के बहुत ज्यादा पास आ जाता है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। रिपल्शन के कारण ये दोनों एटम एक दूसरे से दूर होना चाहेंगे, पर इनकी मजबूरी है कि दोनों एक दूसरे से दूर जा नहीं सकते, क्योंकि सॉलिड है। अगर गैस होता या लिक्विड होता तो चलो एटम दूर चले जाते। सॉलिड के अंदर तो एटम फिक्स है ना, जकड़ा हुआ है, अपनी पोजीशन पर रुका हुआ है। बताएं, ये एटम इसको रिपेल कर रहा है, ये एटम इसको रिपेल कर रहा है, ये एटम इसको रिपेल कर रहा है, क्योंकि इसकी शेल के इलेक्ट्रॉन इसकी शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं पर एक दूसरे से दूर जा नहीं सकते। तो रिपल्शन की वजह से, वो जो रिपल्शन लग रहा है उसकी वजह से इस पे एक अंदर की तरफ फोर्स लगा, इसके ऊपर यहां अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा और इस पे भी अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा। जब इस पे अंदर की तरफ फोर्स लगा तो ये ऑर्बिटल इसके ऊपर ओवरलैप हो गया, ये ऑर्बिटल इसके ऊपर ओवरलैप हो गया, ये वाला ऑर्बिटल इस पे ओवरलैप हो गया, ये ऑर्बिटल इस पे ओवरलैप हो गया। जब अंदर की तरफ फोर्स लगा तो ऑर्बिटल के बीच में जो गैप था, ओवरलैपिंग होनी शुरू हो जाएगी ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल एक दूसरे पे ओवरलैप हो गए। ओवरलैप होने के बाद, ऑर्बिटल के ओवरलैप होने के बाद ऑर्बिटल की सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई। ऑर्बिटल की जो एनर्जी थी वो रिडिस्ट्रीब्यूट होगी। अब ऑर्बिटल की जो सिमेट्री थी वो डिस्टर्ब हो चुकी है, एनर्जी का अब रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऑर्बिटल के ओवरलैप होने के बाद एक नया एनर्जी का लेवल बनता है, और जो नया एनर्जी का लेवल बनता है उस नए एनर्जी के लेवल को नाम दिया जाता है BA&D बैंड। क्या ये बैंड स्टेबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो s ऑर्बिटल था उस पर p ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया, p वाले पे d ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया। इन सब की ओवरलैपिंग से कुछ नए ऑर्बिटल बने, और उसके लिए मैं बैंड शब्द यूज कर रहा हूं सॉलिड के लिए। सॉलिड के केस में भाई ये बैंड स्टेबल नहीं है। मैंने कहा इसकी सिमेट्री डिस्टर्ब हो चुकी है, इसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये जो नया बैंड बना, इट विल स्प्लिट इन द टू सेट। ये डिवाइड हो जाएगा दो अलग अलग ऑर्बिटल में। अब ये ऑर्बिटल डिवाइड हो गया, और इसके डिवाइड होने के बाद दो नए ऑर्बिटल बने।
जो ऊपर वाला ऑर्बिटल बना, जो ऊपर वाला बना, उसे कहा जाता है कंडक्शन बैंड, और सॉरी जो कंडक्शन बैंड, और जो नीचे बना उसको नाम दिया गया वैलेंस बैंड। बेसिकली ये एनर्जी के लेवल है, दीज आर द टू डिफरेंट सेट ऑफ एनर्जी। इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है उसे डिनोट करते हैं Eg, और इस Eg को नाम दिया जाता है एनर्जी का गैप। आप लोग पहले इतना बनाइए, मैं अभी आपको इसके बारे में और भी बातें बताता हूं, जस्ट कॉपी इट फर्स्ट। कॉपी आपने कर ली है, सुनिए जरा। मैंने कहा कि यार ये जो बैंड बना था ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और इसके डिवाइड होने की वजह थी क्योंकि ये स्टेबल नहीं था, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और अपर वाला पार्ट और लोअर पार्ट दो पार्ट बने। ये जो ऊपर वाला बैंड बना है इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ये हायर एनर्जी का होता है, और जो बैंड नीचे बना है वैलेंस बैंड आप जिसे कह रहे हैं, इसकी एनर्जी कम होती है, इसे हम लोअर एनर्जी वाला बैंड कहते हैं। ये जो बैंड हमारे बन रहे हैं वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये दोनों बैंड यहां बनते हैं, इधर आखिरी वाली शेल में। जो बैंड न्यूक्लियस की तरफ गया वो वैलेंस है, उसकी एनर्जी कम है, और जो न्यूक्लियस से बाहर की साइड जा रहे हैं वो कंडक्शन बैंड है, वो हायर एनर्जी वाला बैंड है। मतलब ये वाला बैंड न्यूक्लियस से दूर बनता है और ये वाला बैंड न्यूक्लियस की तरफ बनता है, तो कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा है और वैलेंस बैंड की एनर्जी कम है। दुनिया के सभी एटम में जब हम न्यूक्लियस के पास जाते हैं तो एनर्जी कम होती जाती है, और आप अगर न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी लगातार बढ़ती चली जाती है। चलिए फिलहाल मुद्दे पे आते हैं कि ये जितने भी ऑर्बिटल थे इन सबके ओवरलैप होने के बाद एक नया एनर्जी लेवल बना जिसे बैंड कहा जाता है। द न्यू एनर्जी लेवल फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल कॉल्ड एज बैंड। नाउ दिस बैंड विल डिवाइड इन टू डिफरेंट बैंड, one of lower energy valence band and other will be of higher energy conduction band। राइट, अब इसके बाद की कहानी सुनो क्या होता है। मैंने कहा कि भाई इस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे और वो इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, तो स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन ऐसी जगह पर आएंगे जहां एनर्जी कम है, क्योंकि एनर्जी अगर कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन थे वो वैलेंस बैंड के अंदर है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर है, और नॉर्मली वो वहीं पड़े रहते हैं जब तक कि हम बाहर से कोई एफर्ट ना दें, जब तक कि हम बाहर से कोई एनर्जी वगैरह ना दें। कंडक्शन बैंड खाली पड़ा है। जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, क्योंकि देखो आप अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर लाओगे तो वो फ्री हो जाएगा, और न्यूक्लियस से बाहर की तरफ कौन सा बैंड बन रहा है, ये वाला, और न्यूक्लियस की तरफ कौन सा बैंड बन रहा है, वैलेंस बैंड। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है बहुत ज्यादा मूव करने के लिए। करंट प्रोड्यूस करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्री होना जरूरी है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तभी करंट प्रोड्यूस होगी। आगे सुनिए, इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप है, आप इसको एनर्जी देना शुरू करो। जैसे ही आप इसे एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके ऊपर चले जाएगा, अपने आप नहीं जाएगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी हम किससे दे रहे हैं, इस बैटरी से आप एनर्जी दे रहे हैं। बैटरी का काम क्या है, एनर्जी देना। तो भाई इस बैटरी ने एनर्जी दी। बैटरी कितनी एनर्जी देती है वो आप लोगों ने फिजिक्स में फार्मूला पढ़ा होगा, एक F=QE करके एक फार्मूला कुछ होता है। खैर चले हम उस पर बात नहीं जाते। बैटरी की वोल्टेज को आप EMF कहते हैं। खैर इस बैटरी ने एनर्जी प्रोवाइड की, और वो एनर्जी जो हम इसे देते हैं उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर चला गया, और ये जो पॉइंट था ये पॉइंट खाली हो गया। ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सारे भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी एनर्जी उसे प्रोवाइड कर रहे हैं।
मान लो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए और बाकी इन पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाने के बाद यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की ये जो वैकेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की इस वैकेंसी को नाम दिया जाता है होल, HOLE होल, और होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। भाई जब कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन देने के कारण उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन गया इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। तो होल कंसीडर टू हैव पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन तो है ही और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी है, पर कंडक्शन बैंड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, कंडक्शन बैंड में होल नहीं होता। एक बार ये कंपटीशन के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन थी कंडक्शन बैंड कंटेन होल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड कंटेन होल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड हैज ओनली होल, वैलेंस बैंड हैज ओनली इलेक्ट्रॉन। ऐसे कुछ ऑप्शन दे रखी थी, तो आपको आंसर क्लियर है कि क्या आंसर है। चलिए वापिस आते हैं। मैंने कहा कि शुरुआत में ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में था, जैसे ही आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी किसके थ्रू हम दे रहे हैं, बैटरी से हम एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री, अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करना शुरू कर देगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करना शुरू कर देता है तो करंट प्रोड्यूस हो जाती है। तो करंट सॉलिड में प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाता है। अब यार ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आसानी से जा रहा है या डिफिकल्टी से जा रहा है, वो तो इस एनर्जी गैप के ऊपर डिपेंड करेगा। ये एनर्जी का गैप जितना छोटा है, इलेक्ट्रॉन उतनी इजीली ऊपर चले जाएगा, और ये एनर्जी का गैप जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाना मुश्किल होगा और करंट प्रोड्यूस आसानी से नहीं हो पाएगी। तो उन सॉलिड में करंट इजीली आसानी से प्रोड्यूस हो जाता है जिन सॉलिड में ये एनर्जी का गैप कम होता है, और जिनमें एनर्जी का गैप ज्यादा होता है आप उन सॉलिड में करंट इजीली प्रोड्यूस नहीं करा पाते। तो जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया है, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं इसका पूरा पैराग्राफ डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग कॉपी पे लिखना शुरू कर लीजिए। ये सारा आप बना चुके हैं, मैं इन सब की डेफिनेशन वगैरह लिखवा रहा हूं, आप लोग पैराग्राफ लिखिए, मैं पैराग्राफ बोल रहा हूं। लिखिए, इन द सॉलिड एटम्स आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। In the solid, atoms are closely packed with each other. Now their valence shell electron start to repel each other. In the solid, atoms are closely packed with each other and their electron start to repel. Their electron of valence shell start to repel. Because of repulsion, the orbital, the subshell in the valence shell of atom, because of repulsion, the subshell in the valence shell of atom start to overlap on each other. Because of their overlapping, the new orbital, the new set of energy level form. This new set of energy level is called as band. There are two type of band form. One band is of lower energy, other band is of higher energy. The band of lower energy is called as valence band and the band of higher energy is called as conduction band. The band of lower energy is called as valence band and the band of higher energy is called as conduction band. The difference of energy in between conduction band and valence band is known as energy gap and this is denoted by the symbol Eg. Normally, electron occupy valence band and conduction band is vacant. Normally, electron are in valence band.
but when we provide energy by any source like battery, when we provide energy from any source like battery, then the electron of valence band, I mean to say this electron, then the electron of valence band goes to the conduction band of higher energy level. When we give energy by any source, then electron of valence band jump to conduction band by crossing energy gap. Full stop. In the valence band, hole will form because of electron vacancy, and this hole is considered to have positive charge. In the valence band there are hole as well as electron. When electron go to conduction band, then these electron become free and start to move freely in the conduction band, which result in the formation of current, which result in the production of current, that is conduction. So the conduction will depend on the difference of energy in between these two set. ऑलराइट, मैंने जो आप लोगों को बोला उसकी मैंने डेफिनेशन आप लोगों को डिक्टेट कर दी है, आप लोगों ने डेफिनेशन कॉपी कर ली होगी। अब जरा इसके आगे बताना शुरू करता हूं। आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा सारा का सारा। अभी तक आप इतना सीख चुके हैं कि बेसिकली कंडक्शन बैंड क्या है और वैलेंस बैंड क्या है। करंट प्रोड्यूस कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए, राइट। वापिस आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी आज की क्लास की। मैंने शुरुआत ये की थी कि सॉलिड की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के बेस पे आप सॉलिड को कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में डिवाइड कर रहे थे। अब भैया पूछा क्या था कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन क्या है? आप लोगों ने बच्चों वाली डेफिनेशन सोची थी, कंडक्टर वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, सेमीकंडक्टर जो पार्शियल होता है, इंसुलेटर जो नहीं होता। अब हमें स्टैंडर्ड की डेफिनेशन बतानी है और वो डेफिनेशन हम इसके बिहाफ पे बताएंगे जो अभी हमने कंडक्शन और वैलेंस बैंड पढ़ा। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो मैंने आपको पढ़ाया है वो इनकी डेफिनेशन के लिए एक्सप्लेन किया था। चलो जी, क्या होता है कंडक्शन बैंड? कंडक्टर में जो आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ये दोनों ना एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं। जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए तो इन दोनों के बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी का गैप कितना होगा? आप कहोगे कि इनके बीच में यार एनर्जी का गैप तो जीरो है। और जो ऐसे सॉलिड होते हैं जिनमें एनर्जी का गैप जीरो होता है उन्हें सुपर कंडक्टर मान लिया जाता है। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी का गैप जीरो के बराबर होता है। वैसे कंडक्टर में ये जो एनर्जी का गैप है वो जीरो से लेके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी जो होता है वो एनर्जी की यूनिट होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में वेरी करता है, जीरो से लेके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। जरूरी नहीं है कि इनमें एनर्जी का गैप हमेशा ही जीरो हो। जीरो किस में बोला है मैंने? एग्जाम्पल बताया मैग्नीशियम, सुपर कंडक्टर में। अदरवाइज जीरो नहीं होता। इन दोनों में हम कंडक्टर में कहते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी का गैप बहुत ही कम होता है। हम डेफिनेशन में जीरो शब्द लिख के नहीं आते हैं। अगर मान लो कि इन दोनों में एनर्जी का गैप जीरो है, भाई फिर तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर पहुंच जाएगा, यानी करंट तो बहुत इजीली प्रोड्यूस हो जाएगी अपने आप ही। सेमीकंडक्टर में ये कहा गया कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी का गैप कंडक्टर से ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा होता है। इनमें जो एनर्जी का गैप होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जाता है। और जो इंसुलेटर होती है भाई उनमें एनर्जी का गैप बहुत ही ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी का जो गैप होता है वो इंसुलेटर में ही होता है। और इनमें जो एनर्जी का गैप होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास लिखा जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब भाई कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर की डेफिनेशन आप ये लिख के नहीं आएंगे कि they have energy gap in between 0 to 1 electron volt, they have energy gap in 2.5 electron volt, they have energy gap 6 electron volt. No, आप ये डेफिनेशन नहीं लिखेंगे. इन द 12th क्लास, इन द CBSE आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे कि कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है वो 10 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में वेरी करती है. एंड सेमीकंडक्टर में हमारी जो कंडक्टिविटी होती है, सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी 10 की पावर -6 से लेके 10 की पावर 4 और यूनिट क्या होगी इसकी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होती है. और इंसुलेटर में जो कंडक्टिविटी लिखी जाती है वो कंडक्टिविटी 10 की पावर -20 से लेके 10 की पावर -10 तक लिखा जाता है. एनसीईआरटी में तो खैर 10 की पावर -10 लिखा हुआ है, हम उसे 10 की पावर -6-7 तक लिख सकते हैं. और इसकी यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ओम तो जानती हैं आप लोगों ने, फिजिक्स में सुना होगा जी. तो जब आप सीबीएसई 12th में कंडक्टर सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं तो आप कहेंगे कंडक्टर आर दो सॉलिड which have conductivity in the range of 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse, and semiconductor are those solid which have conductivity in between 10 to the power -6 to 10 to the power 4, and insulator are those which have conductivity in between 10 to the power -20 to 10 to the power -10. तो इंसुलेटर में करंट प्रोड्यूस हम नहीं करवाते क्योंकि यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी के गैप को क्रॉस नहीं कर पाता. सेमीकंडक्टर में एनर्जी का गैप इंसुलेटर के मुकाबले कम है, कंडक्टर के कंपैरिजन में ज्यादा है. तो सेमीकंडक्टर में करंट प्रोड्यूस तो होगी पर कंडक्टर के कंपैरिजन में कम, कंडक्टर के कंपैरिजन में कम होगी. सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाने के लिए हमें या तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, और भी तरीके होते हैं, डोपिंग वगैरह भी होती है, कुछ और भी बातें हम पढ़ेंगे. सेमीकंडक्टर में हमें बैटरी वगैरह एनर्जी थोड़ी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है, हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है एज कंपेयर टू कंडक्टर. तो अब ये जो डायग्राम आपके सामने बने हुए हैं, इन डायग्राम को देख के आप लोग अब ये बता सकते हैं कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है. ऑलराइट, ये सारा आप कॉपी कर लेंगे. मैंने आपको बोला ध्यान से याद क्या रखना कि जब पेपर में डेफिनेशन लिखो तो डेफिनेशन आपने क्या लिखनी है? कंडक्टिविटी के बिहाफ पे लिखनी है. कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है ये फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा. केमिस्ट्री के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, वहां पे कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे. फिलहाल आप इसको ये रट लीजिए अच्छे से कि ये वैल्यू होती है. ये वाली क्लास मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ. इस लेक्चर में मैंने आपको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की डेफिनेशन बताई. अब जो मेरे अगली वीडियो है, नेक्स्ट अगले वाले लेक्चर में आई विल स्टार्ट फ्रॉम सेमीकंडक्टर. आप लोग वीडियो को देखिए और जो भी आपकी डाउट होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ऑलराइट, तो क्लास की फिनिश करते हैं. गुड नाइट.